नमस्कार साथियों, आज मैं मेरे गांव जबरासर के औषधालय में मौजूद हूं। केंद्र सरकार लगातार औषधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत हर क्षेत्र के अंदर औषधि उपलब्ध करवाई गई, उनका निर्माण करवाया गया है। हम आज हमारे साथ वैद्य जी है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लोग औषधि के इलाज को अपना रहे हैं। इस केमिकल भरी दुनिया में आज जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनसे छुटकारा पा रहे हैं, औषधि को लोग बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारी टीम उनसे बातचीत करेगी। बने रहिए हमारी वीडियो में। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब थे मतलब 5 साल हुआ अपने गांव जबरासर में हो। हाँ जी। तो थे मतलब शुरुआत करी गांव जबरासर में औषधालय की, तो के प्रकार की मतलब थारे समस्या आई शुरुआत करने में? समस्या तो मतलब थे करी के प्रकार की समस्याएं आई? जिस वक्त मैंने यहाँ 8 मार्च 2019 को मैं यहाँ आया था, उस वक्त सिर्फ औषधालय की बिल्डिंग बनी हुई थी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत थी। और इस जगह पे पहले गांव की तरफ से गौशाला चलाई जाती थी। तो उस जगह को मैंने साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद में ट्रैक्टर आदि से वो भी करावा लगवा के जगह को समतल करवाई। और समतल करवाने के बाद में सबसे पहले मैंने पानी की व्यवस्था के लिए गांव वालों से संपर्क किया था। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ एक गांव वालों से मैंने संपर्क किया और जानकारी ली कि इस जगह को डोनेट किसने किया है। तब मुझे बताया गया कि राधा किशन जी शर्मा जो है उन्होंने इस जगह को डोनेट किया। तो मैंने उनसे उनके बच्चों से संपर्क किया। नौर जाके उनका बड़ा बेटा भवनलाल जी शर्मा है, उनसे संपर्क किया। मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो औषधालय में आप पानी के लिए कोई साधन बना के दो। और नंबर 2, औषधालय में गेट नहीं है। अच्छा, आप खुद ही गए उनसे संपर्क करने के लिए? मतलब आप खुद ही गए? हाँ, मैं खुद ही गया था। तब उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब बड़ा कुछ तो हम एक बार नहीं बना सकते, लेकिन आपको पानी के लिए टंकी कुंड बनवा के दे देंगे और गेट लगवा देंगे। अच्छा, मतलब आप गांव में इस समय जो शुरुआत की थी उसमें पानी की भी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे? हाँ, औषधालय में पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो आप उस चीज़ को यहाँ तक लेकर आए हैं। पानी की व्यवस्था भी उस समय डॉक्टर साहब जब आए थे गांव में पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। और बिल्डिंग भी आपने कहा कि पुरानी ऐसे बनी हुई थी? नहीं, बिल्डिंग ये नई बन चुकी थी। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना के तहत बन चुकी थी, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। आपके आने के बाद इसका मतलब उद्घाटन हुआ है? मैंने 21 जून 2020 को इसका उद्घाटन करवाया था। गांव जबरासर में आपने ही औषधि जो इसका औषधालय का आयुष्मान जो भारतीय योजना है इसके तहत जो औषधालय बनाया, आपने इसका मतलब शुरुआत किया आपने गांव जबरासर? हाँ, उसी वक्त मतलब क्या है 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की एक योजना चलाई थी। तो उसके तहत आयुर्वेद औषधालयों को उसमें लेने का उन्होंने संकल्प लिया कि भी आयुर्वेद से ही जनता को स्वस्थ बनाया जाए, क्योंकि ये अपनी ऋषि मुनियों की प्राचीन पद्धति थी। तो सबसे पहले मुझे ये आदेश मिला कि आप अपना पूरा बैकग्राउंड बना के औषधालय को दो और आपका औषधालय हम आयुष्मान योजना के तहत चयनित कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इसका पूरा डाटा तैयार करके जिला कार्यालय में भिजवा दिया था मई के महीने में। और उसके बाद में जब कोरोना आ गई और कोरोना के बाद में जो ही दोबारा पूरा स्वस्थ हुआ देश, तो उसके बाद में ये आयुष्मान भारत योजना में अपना औषधालय चयन हो गया। कोरोना के समय मतलब लोगों का क्या रुख था औषधालय के प्रति? मेरे को लगता है ज़्यादा लोग इस तरफ आए कोरोना के समय, क्यों जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाइयों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो उस समय औषधालय या औषधीय पौधे ही उनके लिए एक आशा थी। क्या यही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि कोरोना काल में
भी स्वास्थ्य के लिए जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और उसके बाद में WHO ने आयुर्वेद को ही इसके साथ लिया और आयुर्वेद के लिए कवाथ, संसमनी बट्टी, त्रिभुवन कीर्ति रस और संजीवनी बट्टी, इनको इन्होंने मतलब WHO ने पास किया कि ये ही इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को मिटा सकती है। और क्यों ना गांव-गांव में इनकी सप्लाई की जाए और प्रत्येक घर में भी आज जन्मने वाले बच्चे से लेकर वृद्ध तक को इस काढ़े से या मतलब संसमनी बट्टी और त्रिभुवन कीर्ति रस से उनको सप्लाई की जाए तो हो सकता है कि देश से कोरोना से बच सकता है। हाँ, और लोग आए भी, मेरे को लगता है काफ़ी लोग आए उस समय। हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोग आए थे। उस वक्त क्या था कि राज्य सरकार की तरफ से पूरे देश में ऐसा होने के कारण कवाथ की मात्रा बहुत कम पड़ने लगी थी। तब मैंने क्या है कि गांव वालों से भी आग्रह किया कि अपना गांव इस महामारी की से ग्रसित है और इसको बचाने के लिए अपने आयुर्वेद का प्रयोग करें। तो गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने और नौजवान साथियों ने जो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, कोई युवा ग्रुप बना रखा है, कोई अम्बेडकर ग्रुप बना रखा है, कि सभी ने मेरे साथ मिलकर ये कहा कि आप अगर हमें जो आदेश दोगे हम उसके लिए तैयार हैं। तब मैंने क्या है कि जो WHO का कवाथ प्रमाणित था उसका फार्मूला तैयार किया, बाज़ार से वो दवाइयाँ इकट्ठी की और जन सहयोग से पूरी मतलब दवाइयाँ इकट्ठी करके जबरासर पंचायत के अंदर 3 गांव हैं। हाँ जी। जबरासर, जोखासर और रानीसर, तीनों गांवों में 3 दिन तक डोर टू डोर उस कवाथ को तैयार करके पिलाया गया। आप खुद जाते थे पिलाने के लिए? मैं खुद यहाँ तैयार करता था। और गांव के जो युवा नौजवान थे, वो मोहल्ले वाइज वार्ड बांट उन्होंने अपने अपने हिस्से में ले लिया कि 5 युवा उस वार्ड में जाएंगे और 5 युवा उस वार्ड में जाएंगे। और उन्होंने सभी युवाओं ने 3 दिन तक लगातार प्रत्येक तीनों गांवों में वो कवाथ पिलाया और संसमनी बट्टी और त्रिभुवन कीर्ति रस की मात्रा उनको दी। और उस 3 दिन से ही मतलब पूरी पंचायत के लोग 99% सकारात्मक रिजल्ट निकला। अच्छा, 99%। हाँ, वो भी आया था कि औषधीय पौधे ज़्यादा मतलब अग्रसर है इस चीज़ में। तो मतलब आपके कहने का ये है कि गांव वालों ने भी आपको कुछ हद तक मतलब युवा संगठन कहे या यूँ कहें, गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया है इस चीज़ में? बिल्कुल किया था, जिसकी बदौलत आज आपकी मेहनत है और गांव वालों के सहयोग से आज इस मुकाम तक आया ये औषधालय। बिल्कुल, गांव वालों का पूरा मेरे साथ सहयोग रहा। हर तरह से गांव वालों ने तन मन और धन से मेरा सहयोग किया। और उस महामारी में तो मतलब पूरे गांव ने ही मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। एक डॉक्टर साहब, जैसे ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इनका भी लोग ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ करते हैं, तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों और हॉस्पिटलों में जाने के बाद आपके पास कोई आए कि वहाँ से हमें फ़ायदा नहीं मिला, डॉक्टर साहब आप इस बीमारी का इलाज करिए। हाँ जी, ज़रूर आए हैं, आ रहे हैं। जैसे भी जोड़ों के दर्द है, पथरी की शिकायत है और थायराइड की शिकायत है, पेनक्रियाज की शिकायत है, श्वास की शिकायत है, वो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद में भी यहाँ मेरे पास आए हैं। और अभी कुछ लोगों की तो दवाइयाँ चल भी रही है और कुछ स्वस्थ भी हो चुके। हाँ, उन डॉक्टरों के पास जाने के बाद वो आपके पास आए और उनको सकारात्मक रिजल्ट मिला। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को पहले ही आपके पास या औषधीय मतलब औषधालय में पहले आना चाहिए? तो वो पहले क्यों नहीं आते? उनके अंदर क्या कुछ जागरूकता की कमी है या क्या मतलब आपका रवैया उसके प्रति कि वो लोग पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को फीस देते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं और फिर उनको फ़ायदा मिलता है? लोगों की ये धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो धीरे धीरे काम करती है और एलोपैथिक दवाई तुरंत लेने से आराम मिल जाता है, क्योंकि उसमें उस साल्ट के अंदर थोड़ा भी नशा मिलाया हुआ होता है।
और भी एंटीबायोटिक के रूप में वो होती है, तो वो तुरंत क्या है कि शरीर की इम्यूनिटी को कम करके और अपना प्रभाव दिखाकर और शरीर मनुष्य को स्वस्थ करने के करते हैं वो। तो उसके तो फिर साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, अपने जो औषधीय पौधे हैं उनके तो कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, इतने ज़्यादा नहीं जितने अंग्रेजी दवाइयों के हैं। नहीं, आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, इतने ज़्यादा वाली बात नहीं है। और एलोपैथिक का हर तरफ से साइड इफ़ेक्ट है। और कोरोना काल के बाद में तो क्या है कि जनता को ये भयभीत तो हो गई कि भी हो सकता है कल को अपने क्या हो जाए, तो एलोपैथिक के पास जाने से वो ज़्यादातर मतलब एक एंटीबायोटिक से लेकर 2-3 तक एंटीबायोटिक देने लग गए। और उस के लिए WHO ने भी अब गाइडलाइन तय की है कि भी जहाँ तक हो सके एंटीबायोटिक कम से कम दिया जाए और जिस मरीज़ को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है उसे ही दी जाए, वरना उनको एंटीबायोटिक नहीं दी जाए। हाँ, इस चीज़ को तो मतलब जो डॉक्टर्स है जो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं डॉक्टर साहब की जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, और औषधीय पौधे हैं वो उनके साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं और वो ज़्यादा कारगर है। तो मेरे को लगता है कि लोगों को औषधीय पौधों की तरफ ज़्यादा मतलब उत्सुकता दिखानी चाहिए और लोगों को ज़्यादा मतलब औषधीय पौधों की ओर आना चाहिए। ये आपकी यही राय है? बिल्कुल मेरी यही राय है कि भी ऋषि मुनियों की ये अपनी प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद, और आयुर्वेद ही एक ऐसी औषधीय है, ऐसा मतलब जीवन तंत्र है, शरीर का विज्ञान है जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कारगर है। इससे नहीं तो किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है। और आयुर्वेद का मुख्य ध्येय 2 लक्षण है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करना, 2 मुख्य उद्देश्य है और उसी के आधार पर ही आयुर्वेद चल रही है। और हमारा भी यही लक्ष्य है कि भी अगर अपने प्राकृतिक जड़ी बूटियों की तरफ जाएं तो आज के समय में अपने घर में रसोई में भी हर तरह की औषधियाँ उपलब्ध है, जैसे हल्दी है, सौंठ है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन प्याज भी है। हाँ, ये चीज़ें घर पे ही मिल जाती है जो औषधि बनाने के लिए काम आ जाती है। अब अचानक ही घर में जैसे मान लो उल्टी आने की लग गई, अच्छा, तो अजवाइन मिल जाती है। किसी प्रकार की भी आम भाषा में अपने कह दें कि कोई चीज़ ये भी बायबादी कर गई, तो अजवाइन है, बाई हो सौंफ जाए है, काली मिर्च है, लौंग है, देने से ठीक हो जाते हैं। हाँ, पेट दर्द करता है उसमें भी और कोई हाँ, पेट दर्द करते हैं तो लौंग एक कच्चा पक्का, पुराने टाइम में दादी माँ नानी जो होती थी वो लौंग को कच्चा पक्का करके देती थी और पेट ठीक हो जाता था। और आजकल क्या है कि रेंटेक ऐसी लोग ओमिप्राजोल कैप्सूल चल रहे हैं, वो लेते हैं तो उनके ज़्यादातर लंबे समय से तक लेने से उनमें साइड इफ़ेक्ट होता है, आमाशय के अंदर जख्म। आदत भी कुछ दवाइयाँ जिनकी आदत भी पड़ जाती है जो अंग्रेजी दवाई होती है उनकी, बिल्कुल अंग्रेजी दवाइयों की आदत पड़ती है, और ज्यों ज्यों शरीर में आदत आती है त्यों तो उसकी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है और उसका पावर भी ज़्यादा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखूँगा। हमने पिछले कुछ महीनों से या कोई सालों से देखा है कि यहाँ पर आप योगा भी लोगों को करवाते हो, ये भी एक औषधियों का ही पार्ट है। तो योगा मतलब लोगों का क्या रवैया है और योगा से किस प्रकार के मतलब अपने रोगों से बच सकते हैं? योग भी एक आयुर्वेद का ही भाग है, और जिस प्रकार मैंने पहले आपको बताया था कि आयुर्वेद का 2 मुख्य उद्देश्य है, स्वस्थ को स्वस्थ रखना और बीमार को स्वस्थ करना। तो स्वस्थ को स्वस्थ रखना ही योग क्रिया है। योग का मतलब है कि शरीर और मन दोनों का जोड़ करना, मिलाना। शरीर और मन जब एक दूसरे का आपस में संयोग होगा तो उसको योग कहते हैं। जिस योग से फिर शरीर में लचीलापन आता है, लचीलापन आने से शरीर की समस्त ध्वनियों में रक्त संचार अच्छी तरह से होता है, जिससे भी और योग के समय मतलब श्वास को खींचना और छोड़ना, इस क्रिया को भी करना पड़ता है, जिससे क्या है स्वास्थ्य में लाभदायक होता है।
सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। हार्ट की जो डिजीज़ होती है, मतलब अपने कहते हैं कि उच्च रक्तचाप है, बीपी, शुगर जैसी, इसमें भी लाभ मिलता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। यादाश्त, जिस बच्चे की कमज़ोर हो उसकी यादाश्त वापस आती है, अच्छी तरह से नींद आती है, भूख अच्छी लगती है। पाचन सही होगा तो पूरा रोग शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो। मतलब रोग से, मतलब अगर आदमी कोई स्वस्थ है तो उसको योगा डेली करनी चाहिए ताकि उन पे कोई बैक्टीरिया, शत्रु का कोई मतलब हाँ, इफेक्ट। बिल्कुल। अगर ये अपने आधा घंटा दिनचर्या के हिसाब से लगातार योग करें तो किसी भी प्रकार का रोग शरीर के अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएगी। तब अपने को किसी भी डॉक्टर या एलोपैथिक के पास कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अपने औषधालय में आप योगा करवाते हो और टीचर भी आते हैं योगा करवाने के लिए, तो लोग कितनी संख्या में, या यूँ कहे कि जो किस उम्र के लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं? इस वक्त तो क्या है कि बच्चे ही ज़्यादा आ रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं को और वृद्ध माता बहनों को, पुरुषों को, सभी को आना चाहिए, जिससे भी अलग अलग हिसाब से योग करवाया जाता है। हमारे यहाँ 2 योग टीचर हैं, एक महिला और एक पुरुष। अच्छा। तो योग से भी वो अपनी मुद्राएं बताएंगे और उस हिसाब से अपने अगर योग करें ना, तो आज के टाइम में योग और स्वस्थ जीवन शैली 2 ही एक ऐसी चीज़ है कि उसको अपने परिवर्तन में, शरीर में परिवर्तन शरीर को डाल लेंगे तो पूरा शरीर अपना स्वस्थ रहेगा। तो मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी योग की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए जी। तो इसके लिए भी सरकार शायद कुछ कदम उठाएगी, लोगों में जागरूकता पैदा करेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि WHO ने भी अभी कोरोना काल में गाइडलाइन जारी की थी और भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयासरत है। तो आप मतलब औषधीय पादप है, औषधीय जो औषधालय है आयुष्मान है भारत योजना, इसका भविष्य आप मतलब भारत में किस प्रकार से देखते हैं, या यूँ कहीं विश्व में इसका विस्तार हो रहा है तो क्या ये बढ़ रहा है, या फिर लोगों के अंदर थोड़ा मतलब लोग इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम में? तो ये आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, आने वाले टाइम में मैं ये कह रहा हूँ कि भी आयुष्मान भारत योजना हो या कुछ भी हो, आयुर्वेद ही एक ऐसी जीवन पद्धति है, विज्ञान है, जो मनुष्य को स्वस्थ बनाए रख सकती है। और मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति अग्रसर हों, योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो अपने किसी भी तरह का कोई रोग शरीर में नहीं रहेगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सरकार भी प्रयास कर रही है और लोगों के अंदर भी जागरूकता धीरे धीरे पैदा हो रही है। तो आपके कहने का यही उद्देश्य है कि आने वाले टाइम जो भविष्य है वो औषधालय का या औषधीय पौधों का ही होगा? बिल्कुल, आयुर्वेद का ये भविष्य होगा। अपना इतिहास भी आयुर्वेद का रहा है और आगे भविष्य भी आयुर्वेद का ही रहेगा। जी, आयुर्वेद का ही भविष्य रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या राय देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और मतलब ग्रामीण जनता को, सभी को ये राय देना चाहता हूँ कि भी स्वस्थ अपनी जीवन शैली बदलें, ऋतु के अनुसार आहार विहार करें और आयुर्वेद अपनाएं। और योग सबसे बढ़िया चीज़ है। योग को ज़्यादा से ज़्यादा, योग और आयुर्वेद के प्रति अपना मानस बनाएं ताकि किसी भी प्रकार का शरीर में कोई रोग नहीं हो और